हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। मैं ना एक किस्सा बताऊं। व्हाट्सएप डिलीवरी करी थी मैंने बल्लभगढ़ में। तो डिलीवरीज़ के लिए हम जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वहाँ बल्लभगढ़ में जाते हैं पीएचसी में। तो वहाँ पर मुझे याद है एक कॉम्प्लिकेटेड लेबर होती हैं। तो एक केस था जिसमें जो बेबी था वो स्टक हो गया था मदर के पेल्विस में। मतलब जो आपका हिप एरिया होता है वहाँ पर पूरा पेल्विक गर्डल होता है, एक केज जैसा होता है, तो उसके थ्रू बेबी बाहर आता है। बट बेबी उस केस में बिकॉज ऑफ मदर की हाइट छोटी थी, पेल्विस छोटा था, तो इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड लेबर। तो उसमें क्या हुआ था, बच्चा स्टक हो गया। अब 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, लेबर इंड्यूस हो रखी है, मदर फुल लेबर पेन में है, बट बेबी बाहर नहीं आ रहा है। तो उस केस में हमने क्या किया था, एपिजियोटमी एक करते हैं हम कि अगर बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा है तो छोटा सा कट लगाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक्सपेंड हो जाती है वजाइना, थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है और बेबी बाहर आ जाता है। बट उस केस में क्या हुआ था, इतना ज़्यादा टाइम होता जा रहा है और बेबी एपिजियोटमी के बाद भी नहीं आ रहा, और मदर भी एक टाइम पर थक जाती है, पेन में है, बार बार पुश कर रही है बट नहीं हो पा रहा। तो मुझे याद है मेरा एक्सपीरियंस, उस केस में हमने फोर्सेप डिलीवरी करी थी। तो उसमें हम क्या करते हैं कि ब्लेड्स होते हैं, कप जैसे ब्लेड होते हैं, वो ऐसे इंसर्ट करते हैं हम मदर की वेजाइना में, उसको लॉक करते हैं, बच्चे के सर को होल्ड करते हैं, उससे टाइटली होल्ड किया और फिर ब्लेड से पकड़ के ऐसे बच्चे को पूरा खींचते हैं बाहर। तो इतना वास्ट एक्सपीरियंस देता है आपको एम्स। मुझे लगता है अगर और किसी कॉलेज में मैं होती तो मुझे ये करने को नहीं मिलता या देखने को नहीं मिलता वो चीज़। तो एक्चुअल में हम इतना डेप्थ में जाके ये चीज़ें प्रैक्टिकल में करते हैं, ये एम्स प्रोवाइड कराता है आपको। आपने बताया आपने पोस्टिंग्स ली थी कम्युनिटी में, छेसा में, बल्लभगढ़ में, और ऐसे इंटीरियर्स में थोड़ा सा एक्सपोजर के लिए। तो यहाँ पर किस तरह का एक्सपोजर होता है एज अ, अगर मैं आपको मेडिकल प्रोफेशनल बोलूँ या एज अ नर्स बोलूँ, वहाँ पर किस तरह के आपको जाते एक्सपीरियंसेस मिले जो शायद आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे, और नर्सिंग एज अ प्रोफेशन जब वापस आए तो उसमें भी हेल्प करे उसको। आप कॉलेज में होते तो आप बुक्स में पढ़ रहे हो, ऐसे होता है वैसे होता है, ये चीज़ें हैं। आप क्लिनिकल में जा रहे हो, दिल्ली में हम जा रहे हैं, यहाँ पर अपने एम्स दिल्ली कैंपस में जा रहे हैं, वो चीज़ देख भी रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको अप्लाई कैसे करनी है, या जब आप अकेले खड़े होगे वो चीज़ आपको कैसे अप्लाई करनी है, वो मैंने वहाँ कम्युनिटी पोस्टिंग्स में जाके सीखी। जैसे अगर मुझे एम्स दिल्ली में कोई पेशेंट कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो आई हैव माई सीनियर्स, मेरे पास मेरे क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर खड़े हैं। अगर मैं कुछ जवाब दे रही हूँ, मैं कहीं मिस्टेक कर रही हूँ या कुछ भी पूछ रहे हैं वो ऐसा जो मुझे नहीं पता, तो उस चीज़ को फेस करने के लिए मेरे पास सीनियर्स हैं। बट जब हम क्लिनिकल पोस्टिंग में जाते हैं तो आपको एक पूरी फैमिली मिलती है, आप उनके पास जाते हो, नाउ दे डोंट नो कि आप स्टूडेंट हो या आप सीनियर नर्स हो या क्या हो, तो आपसे वो सब पूछते हैं। तो जो आपने पढ़ा वो आप एक्चुअल में वहाँ पर अप्लाई करना सीखते हो, आप लोगों के क्वेश्चंस को फेस करते हो, घर घर जाके आप प्रेग्नेंट मदर्स का चेकअप करते हो, जो भी आपकी फैमिली मिली होती है, या फिर वैसे भी कैंप लगते हैं वहाँ पर आप मदर्स का चेकअप करते हो, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनको ट्रीट करते हो। तो ये एक्सपीरियंस कम्युनिटी पोस्टिंग में अलग था। आपने एक्सपोजर लिया, आपने कम्युनिटी हेल्थ पोस्टिंग्स में लिया, आप दिल्ली में काम कर रहे हो, और आपने एम्स में भी काम किया, उसके बाद आपकी जॉब लगी थी। तो अगर मैं एज अ सिटीज़न पूछूं, क्या आपको ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे इंटीरियर से लोग आते हैं जिनको बेसिक चीज़ों की ही, फर्स्ट एड की ही जानकारी नहीं होती या अवेयरनेस नहीं होती? अगर ऐसा है तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं? यार ये बिल्कुल सही है। एक्चुअल में आप पेरीफेरी छोड़ो, मेरे को दिल्ली में काम करते हुए 4 साल हो गए। दिल्ली हम ऐसे मानते हैं कि सबसे पॉश एक एरिया है, मतलब यहाँ के लोगों को सारा कुछ पता होता है ज़्यादातर, मतलब काफ़ी एडवांस माने जाते हैं दिल्ली के लोग। बट स्टिल आई फील के लोगों को एक बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं। बेसिक चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कट लग गया या मुझे दौरा आ रहा है, हम देखते हैं सड़कों पर किसी को दौरा आ गया, या फिर कोई अचानक से बेहोश होकर गिर गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? कभी सर्च करते हैं? नहीं करते हैं। बट ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम
आप हर चीज़ दूसरों के ऊपर नहीं डाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ केयर सिस्टम में वर्कलोड है या फिर स्ट्रेस ज़्यादा है, केयर नहीं मिल पा रही है, तो कुछ चीज़ें आपको अपने एंड से भी करनी होती हैं। वर्कलोड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप हर चीज़ के लिए एकदम टर्शरी केयर में जा रहे हो, ठीक है, आप अपने एंड पर चीज़ों को कर ही नहीं रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ट्रॉमा का केस आ रहा है, एक्सीडेंट हुआ, तो बेसिक सी चीज़ है कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, आपकी हड्डियों में चोट लगी होगी, फ्रैक्चर हुआ होगा या कहीं भी इंजरी हुई होगी, तो बेसिक एक चीज़ है कि आपको पेशेंट को जितना कम हो सके उतना कम हिलाना डुलाना है पेशेंट को। बट लेके आ रहे होते हैं, हम देखते हैं कि गोदियों में ऐसे झुला झुला कर पेशेंट ला रहे होते हैं। कोई भी उसकी इंजरी हुई है, जब तक हमारे पास पेशेंट आया उसकी इंजरी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है। रैट बाइट, डॉग बाइट ले लो, स्नेक बाइट ले लो। डॉग बाइट में आप विश्वास नहीं करेंगे, लोग लाल मिर्च होती है ना, लाल मिर्च का पाउडर लगा के आते हैं। एक्चुअल में मतलब आपको एक घाव हुआ है, आप उसके ऊपर लाल मिर्च लगा रहे हो और उनसे लॉजिक पूछो कि लाल मिर्च काट देगी उसको, जो भी जहर है, कुत्ते के सलाइवा से जहर गया है उसको वो काट देगी। बेसिक कर रहे हैं आपको, कोई भी चोट हुई है उसको वॉश करो, साबुन पानी से, नॉर्मल पानी से वॉश करो और आ जाओ डॉक्टर के पास। बट नहीं, हल्दी लगा के आ रहे हैं, मिर्च लगा के आ रहे हैं, कोई कॉलगेट लगा के आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दौरा पड़ गया, बेसिक सी चीज़ है कि आपको दौरे में क्या हो रहा है, झटके आ रहे हैं बॉडी में, तो लोग क्या कर रहे होते हैं, नाक मुंह एक साथ दबा रहे हैं, वो उसको कुछ अलग ही समझते हैं कि माता आ रही है, भूत आ रहा है, ऐसी चीज़ें समझते हैं। तो बॉडी ऑलरेडी झटके में है, वो अपनी जितनी भी इंटेंसिटी से वो सीज़र आ रहा है, दौरा आ रहा है, वो आएगा और एक टाइम बाद वो सबसाइड हो जाएगा। 1 मिनट चलेगा, 2 मिनट चलेगा, जितना भी चलेगा वो सबसाइड हो जाएगा, उसके बाद बॉडी अपने आप रिलैक्स हो जाएगी। बट नहीं, इधर जर्क आ रहे हैं, रिलेटिव्स इसको पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, तो इस केस में क्या होता है कि इंजरी हो जाती हैं पेशेंट्स को, जो कि इजीली बचाई जा सकती है। आपको बेसिक सी चीज़ करनी है, पेशेंट को करवट दिला दो, कोई भी सीधी करवट, उल्टी करवट, ऐसे उल्टे हाथ से करवट या सीधे हाथ से करवट दिला दो। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, इससे क्या होगा, आपके पेट में जो भी खाना है वो आपकी सांस की नली में नहीं जाएगा दौरे के टाइम पर, ठीक है। अगर एक कॉम्प्लिकेशन बचाई जा सकती है, अगर ये आपने ये सब नहीं किया तो क्या होगा कि आपका जो पेट का खाना है वो सांस की नली में चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाएगा बाद में, तो पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ता है, वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है, एस्पिरेट अगर हो जाए, इस चीज़ को एस्पिरेट बोलते हैं। तो इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, आप एक जरा सा एक पेशेंट को करवट दिला के इस चीज़ को बचा सकते हो, किसी को वेंटिलेटर पे जाने से बचा सकते हो आप एक्चुअल में। सीजर में बोला जिसको हम मिर्गी का दौरा, हाँ। ओके, तो हमने करवट किस तरफ, लेफ़्ट साइड करवाना है, क्योंकि लेफ़्ट साइड ही कर्व होता है ना हमारे स्टमक का? नहीं, वो डिपेंड नहीं करता, आप किसी भी साइड करवट करा सकते हो। बेसिकली आपको खाने को सांस की नली में जाने से रोकना है, तो आपको बस पेशेंट को टिल्ट कर रखना है जब तक सीज़र चल रहा है। तो हमें उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करनी किसी भी हालत में? आप ठीक कर ही नहीं सकते हो, वो हो किस लिए रहा है, वो ब्रेन में न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, उसका एक सिम्टम है ये। आप ब्रेन में क्या हो रहा है, ब्लीड होने की वजह से हो सकता है, कोई पर्टिकुलर आपका इंजरी हो गई है ब्रेन में, उसकी वजह से हो सकता है। आप उसको रोक ही नहीं सकते, आप बाहर से ट्रीट नहीं कर सकते उसको, तो आप ट्रीट नहीं कर सकते, बट आप कॉम्प्लिकेशन को बचा सकते हो। स्नेक बाइट में लोग जहाँ काटा है उसके ऊपर नमक मिर्च जो भी लगाना है सब्जी बना देते हैं उसकी, जो भी लगाना है वो लगा के, और उसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बाइट यहाँ पर हुआ है तो मैं यहाँ पर इतना ज़ोर से उसको टाई अप कर देते हैं वो कपड़े से, क्या सोच के कि जहर नहीं फैलेगा। ये मूवीज़ में भी तो ऐसे ही प्रोजेक्ट किया गया है ना फर्स्ट एड्स को? हाँ, बोल सकते हैं, बट मूवीज़ में तो कुछ भी दिखाया जाता है ना। तो बेसिक सी चीज़ है वो, आपको उनका लॉजिक होता है कि सांप ने काटा, जहर ऊपर नहीं पहुंचेगा, बट एक्चुअल में आपकी बॉडी में ब्लड इस रेट से फ्लो हो रहा है कि आपको जब तक ये होगा ना कि ओके मुझे कुछ काट के गया है, तब तक पूरी बॉडी में वो जहर वाला ब्लड सर्कुलेट भी हो चुका है। तो आप उसको बांध के आप कॉम्प्लिकेशन बढ़ा रहे हो। यहाँ पर मुझे काटा है तो यहाँ जहर ज़्यादा है, अब मैंने इसको बांध लिया, ठीक है, वो डाइल्यूट नहीं हो रहा, अब मैंने इसको बांध दिया तो ये एरिया में जहर ज़्यादा होता जा रहा है, उसकी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो रही है, तो कॉम्प्लिकेशन ये भी हो सकती है कि मेरा ये हाथ काटना पड़ जाए। कोई ऐसा आया केस? होते हैं डेफिनेटली, जिसमें एम्पुटेट करना पड़ जाता है।
3-4 घंटे बाद आ रहे हैं, शायद किसी और स्टेट से आए हैं, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, और तब तक टाइटली बांधा हुआ है। जब हमारे पास आया तो वो पूरा ब्लैक या ब्लू हो रखा है। अब वो डेड है, वो पार्ट जहाँ बांधा हुआ है उससे नीचे का पूरा पार्ट डेड है। तो अब आपको एम्पुटेट करना पड़ेगा, सर्जरी करके वो कट करना पड़ेगा। तो मैं वन लाइनर्स अगर बोलूँ आपको, जो बेसिक आपने आप ट्रॉमा में आपने बताया आप काम कर रहे हैं, तो ट्रॉमा में ऐसे कौन से हमारे पास केसेस आते हैं जिसका आप फर्स्ट एड अभी बताना चाहेंगे? फॉर एग्जांपल स्नेक बाइट आपने बताया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स का, डॉग बाइट का या कोई और। तो इनमें वन लाइनर में अगर आपको बताना हो तो डिज़ीज़ और फर्स्ट एड जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तब तक क्या करना चाहिए? ट्रॉमा में बेसिकली आपको जितना हो सके ये कोशिश करनी है, जिसको भी इंजरी हुई है उसको हिलाना डुलाना नहीं है ज़्यादा। जितना हो सके उसको इमोबिलाइज़ कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रैक्चर हुआ है तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिंट करना। अगर मुझे यहाँ फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, तो मैं कुछ भी ऐसा बड़ा, कुछ भी ब्लॉक, गत्ता, कुछ भी टाइट सा कार्डबोर्ड ऐसा मैं अपने आसपास देखूंगी। तो मुझे क्या कोशिश करनी है कि जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ चोट लगी है, इस एरिया को इमोबिलाइज़ करना है, तो मैं उसके नीचे वो नॉर्मल गत्ता लगाऊंगी, कपड़े से बांध दूँगी। तो अब क्या हो गया, ये ऐसे लटकने से रुक गया। इंजरी इतनी थी, मैंने इसको रोक दिया, हिल डुल नहीं रही है तो उतनी ही रहेगी, बढ़ेगी नहीं। तो बेसिक सी चीज़ है इमोबिलाइज़ करने के लिए फ्रैक्चर को, जो प्रिवेंट कर सकते हैं आप। नेक इंजरीज़ जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि एक्सीडेंट हुआ, नेक इंजरी हुई, इमोबिलाइज़ नहीं किया, उसकी वजह से जो स्पाइन में नर्व्स होती हैं आपकी, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो नर्व डैमेज हो गई हैं जस्ट बिकॉज आपने इमोबिलाइज़ नहीं किया उसको, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में क्या होगा, हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा पेशेंट, कोमा में चला जाता है, ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बोलें तो ये परमानेंट डैमेज हो गया जस्ट बिकॉज आपने एक इतनी सी मिस्टेक करी उस टाइम पर। तो ये चीज़ें हैं। डॉग बाइट में आपने बताया कि उसको वॉश करके लाना है सिर्फ? हाँ, नॉर्मल आप साबुन पानी से वॉश करो, जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास आओ। और स्नेक बाइट पे क्या करना चाहिए? स्नेक बाइट में आपको कोई भी इंजरी हो, कोई भी, आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, नॉर्मल साबुन पानी से धो, फटाफट डॉक्टर के पास आओ। ओके। और ऐसा ज़्यादातर केसेस कौन से ट्रॉमा में आप देख रहे हो दिल्ली एनसीआर के जो आ रहे हैं, जिसमें हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है? ये तो अवेयरनेस अगर होती तो ये नहीं होता। ट्रॉमा में मैक्सिमम केसेस ड्रंक एंड ड्राइव के होते हैं। अगर 100 केसेस आ रहे हैं तो उसमें से 80-85 केसेस ड्रंक एंड ड्राइव के होंगे मैक्सिमम केसेस। तो इसमें तो आपको सेल्फ अवेयर ही होना पड़ेगा। आपको अगर ड्रिंक कर रहे हो तो आप अवॉइड करोगे, चलो आप ठीक है, हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं कि भाई इस इंसान को आदत है, नहीं छोड़ सकता, वो एक डिफरेंट पार्ट है। बट अगर आप ड्रिंक कर रहे हो, आप इंटॉक्सिकेटेड हो, तो आप अवॉइड करो ड्राइव करना, बाहर निकलना अवॉइड करो। मैक्सिमम केसेस ड्रंक एंड ड्राइव के ही होते हैं, और स्पेशली यंग एज, मतलब मैक्सिमम अगर मैं बताऊं तो 20 to 40 इस रेंज के, मतलब इस एज कैटेगरी के लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। डेथ्स भी होती हैं काफ़ी? डेफिनेटली, परमानेंट डिसेबिलिटी। एक इससे चीज़ में चलते हैं टुवर्ड्स ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन की बहुत सारी बॉडीज़ हैं, नोटो है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ वही है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत। तो अब इसमें ऑर्गन डोनेशन, क्योंकि अवेयरनेस थोड़ी सी कम है, होपफुली बढ़ रही है। या अभी रिसेंटली न्यूज़ में सुना था कि दिल्ली में एक हॉस्पिटल में शायद 8 या 9 साल के बाद एक ऑर्गन जो सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हुआ है। डेफिनेटली। तो इसमें ऑर्गन डोनेशन का काफ़ी सारे मिथ्स भी हैं, तो वो मैं एक बार जानना चाहूँगा कि ऑर्गन डोनेशन के लिए एनरोल कैसे करें। और एक मिथ है कि अगर मैंने अपने रिलेटिव की बॉडी, अगर उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है फुल बॉडी डोनेशन के लिए, फुल ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो हमें होता है कि बॉडी वापस कैसे मिलेगी वो हमें नहीं पता। ओके, इसमें ऑर्गन डोनेशन में आप अलग अलग टाइप से कर सकते हो। जैसे एक तो ज़्यादातर आपने कॉमनली सुना होगा कि डेथ हो गई, कोई ब्रेन डेड हो गया, डेथ हो गई, उसके बाद डेथ होने के बाद डोनेट किया ऑर्गन विद इन अ टाइम लिमिट, ठीक है, ये मोस्ट कॉमनली सबको पता है। बट आप जब ज़िंदा हैं आप तब भी ऑर्गन डोनेट कर सकते हो।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी लाइव हूँ, मैं ऑर्गन डोनेशन के ऑर्गेनाइजेशन जो भी है उसके पास जाके मैं पूरा अपना डिटेल्स दे के रजिस्टर कर सकता हूँ कि मेरी जब भी डेथ हो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और मेरी डेथ होने के बाद मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप मेरे ये ऑर्गन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आप जब ज़िंदा हैं आप तब भी ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। तो जब आपकी डेथ होगी, आपके रिलेटिव्स है जो भी हैं, आप वो इन्फॉर्म करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो ऑर्गेनाइजेशन फिर आपको अप्रोच करेंगी, आप जिस भी पार्ट में होंगे वहाँ आकर आपके ऑर्गन्स लिए जाएंगे। एक ग्रीन कॉरिडोर एस्टेब्लिश करी जाती है, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन की एक लिमिट होती है कि आप इस टाइम में ही हर एक ऑर्गन की अलग अलग लिमिट होती है, आप इस टाइम में ही ऑर्गन को डोनेट कर सकते हो, दूसरी बॉडी में लगा सकते हो, तभी वो सर्जरी जो होगी वो सक्सेसफुल रहेगी, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है उसको लगाने का, वेस्ट हो जाएगा वो ऑर्गन। तो उस टाइम पर एक ग्रीन कॉरिडोर एस्टेब्लिश करी जाती है, जिसमें क्या होता है, एक रूट डेवलप किया जाता है जहाँ पर कोई भी ट्रैफिक ना हो, कुछ ना हो, सारी चीज़ें स्टॉप करके उस ऑर्गन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय रोड, बाय एयर एम्बुलेंस भी होती है। तो एक तो हो गया ये कि आप लाइव हैं तब भी कर सकते हैं। एक, अगर आपकी किसी रिलेटिव की डेथ हुई है तो आप बाद में, हर एक हॉस्पिटल में ये होता है जहाँ पर भी डेथ होती है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, डेथ होने वाली है या डेथ हो गई है, तो हमें जिस भी पेशेंट का लगता है कि ये एक पोटेंशियल डोनर है, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जिनमें आप डोनेट नहीं कर सकते हो ऑर्गन्स, ऐसा नहीं है कि किसी की भी डेथ हुई आप ले सकते हो। एक डोनर का भी एक क्राइटेरिया होता है, अगर आप ये चीज़ें फुलफिल, ये चेकलिस्ट आप क्लियर कर रहे हो, देन ओनली यू कैन डोनेट योर ऑर्गन्स। ठीक है, तो अगर आप चेकलिस्ट फुलफिल कर रहे हो तो आपको काउंसिल किया जाता है, आपको एक्सप्लेन किया जाता है आपके रिलेटिव्स को, डेथ होने के बाद फिर ऑर्गन्स डोनेट करे जाते हैं। तो दोनों केसेस से आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे इमरजेंसी में मैक्सिमम डेथ्स जो होती हैं वो इमरजेंसी में होती हैं, एक्सीडेंट होके आया, कुछ भी होके आया पेशेंट, हैंगिंग के पेशेंट आए, जैसे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, या कोई भी पेशेंट आया, डेथ हुई इमरजेंसी में, तो वो एक पोटेंशियल डोनर अगर है तो ऑलरेडी क्या होता है कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स को बता रहे हैं कि ये हुआ है, अब डेथ हो चुकी है, आप ऑर्गन डोनेट कर सकते हो। तो एक सबसे बड़ा हर्डल जो हमारे सामने आता है वो ये होता है कि अब रिलेटिव्स बोलते हैं कि अभी तो डेथ हुई है, अभी आप ये ऑर्गन डोनेशन की बात कर रहे हो, मतलब दे आर इन डिनाइल फेज, और आप उनके सामने ये चीज़ रखते हो, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये हो जाता है कि मतलब मुझे टाइम भी नहीं दिया जा रहा है, या फिर इनका कुछ फ़ायदा है इसमें, ये भी बोलते हैं लोग कि, तो जैसे आपने सुना होगा मूवीज़ में ऑर्गन बेच रहे हैं तो ऐसी टर्म्स भी बोलते हैं लोग कि मतलब मेरे तो रिश्तेदार की डेथ हो गई है और तुम्हें ये ऑर्गन निकाल के लगाने की ज़रूरत है या फिर बेचने हैं, तुम्हें अपना फ़ायदा दिख रहा है इस चीज़ में। तो इसलिए कम डोनेशंस हो पाते हैं इमरजेंसी से, बिकॉज दे आर इन डिनाइल फेज, दे डू नॉट अलाउ यू टू टेक ऑर्गन्स। तो इसमें एज अ डोनर फैमिली या मतलब वो कैसे चेक रख सकते हैं कि इसमें पॉसिबल करप्शन ना हो? आप ले तो रहे हो बट अब मुझे क्या पता कि आप लेके क्या कर रहे हो। उनका क्वेश्चन भी वैसे वैलिड हो सकता है कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट है, कोई भी है, अब वो उसके बाद हो क्या रहा उस ऑर्गन का, मुझे या तो कोई रिसीट प्रूफ, सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसा नहीं है। मैंने आज तक 4 साल में कभी ये चीज़ नहीं देखी कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस चीज़ को लेके या कुछ गलत यूज़ करा जा रहा है। आपको स्टार्टिंग से ही लूप में रखा जाता है, कहाँ जा रहा है, किसको लगने वाला है। आप इवन जो आपका रेसिपिएंट है जिसको आप ऑर्गन दे रहे हो उनकी फैमिली से मिल सकते हो, उस पेशेंट को देख सकते हो, वो प्रोसीजर होने के बाद उनसे मिल सकते हो इफ़ दे अलाउ यू। ठीक है, अगर वो अलाउ नहीं करते तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आपको सारी चीज़ों का प्रूफ प्रोवाइड कराता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑर्गन निकाल लिया, कहीं बेच दिया या कुछ भी उसका मिसयूज़ किया, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है। रही बात बॉडी को मिलने की वापस, वो प्रॉपर स्टफिंग बोल सकते हैं आप, जैसे कोई ऑर्गन निकाला,
मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बुरी हालत में बॉडी दी जाएगी कि आप देख, जो सबसे बड़ा मिथ है लोगों को यही होता है सब कुछ निकाल लेंगे, खोल खाल के बॉडी दे देंगे। ऐसा नहीं होता, प्रॉपर सर्जरी होती है, स्टफिंग करी जाती है, बॉडी को एकदम नॉर्मल लुक दी जाती है, फिर आपको रिटर्न करी जाती है।